हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो साइंस फिक्शन से भरी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो मूवी की स्टार्ट में हमें फ्रैंक नाम का फायरमैन दिखाया जाता है, जो एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उससे लगी आग को बुझाने आया होता है। जिसके बाद वो ज़मीन के नीचे बने टनल में लोगों को बचाने के लिए जाता है, और जैसे ही वो टनल से बाहर आने वाला होता है, आग की लपटें उसके बहुत करीब आ जाती हैं। लेकिन फिर भी वो समय रहते टनल से बाहर आने में सफल हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आता है, जहां वो 6 साल के बेटे जॉन और अपनी पत्नी जूलिया के साथ रहता है। और ये समय 1959 का होता है। रात में फ्रैंक जब अपने घर से बाहर आता है, उसे आकाश में अरोरा बोरियलिस दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद 1999 में, जहां जॉन अब बड़ा हो चुका है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड समंथा उसे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि जॉन एक पुलिस वाला है और वो समंथा पे जरा भी ध्यान नहीं देता है। वही फ्रैंक 30 साल पहले एक गोदाम में आग को बुझाते हुए मारा गया है, जिसे जॉन भुला नहीं पाया है। उसी समय जॉन का फ्रेंड गार्डो अपने बेटे के साथ वहां पे आता है, जहां उसके बेटे को फ्रैंक का रेडियो मिलता है। फिर सभी मिलकर उस रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं, और इससे पहले वो रेडियो से कुछ सुन पाते, गार्डो की पत्नी आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। इसीलिए जॉन पुराने फोटोज़ को देखने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसी रेडियो में हेलो की आवाज़ आती है, जो सुनकर जॉन हैरान हो जाता है और सोचता है कि इतने पुराने रेडियो से कौन संपर्क कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये संपर्क 1959 के फ्रैंक से हुई है। लेकिन यहाँ ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आसपास से ही होगा, इसीलिए वो दोनों बेसबॉल के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही बेसबॉल बहुत पसंद थे। इसके बाद वो संपर्क कट कर देते हैं। फिर अगले दिन जॉन से मिलने जूलिया आती है, जहां बातों बातों में हमें पता चलता है कि कल वही दिन है जहां 30 साल पहले फ्रैंक की मृत्यु हुई थी। फिर जूलिया वहां से चली जाती है। एक बार फिर जॉन और फ्रैंक एक दूसरे से संपर्क करते हैं। फिर बात करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जहां फाइनली वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। जहां उन दोनों को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उनके संपर्क में 30 साल का फ़र्क कैसे हो सकता है। फिर भी जॉन फ्रैंक को कहता है कि आपकी मृत्यु कल गोदाम में आग बुझाते हुए हो जाएगी, इसलिए आपको जिस रास्ते से बाहर जाने का मन करे आप उस रास्ते से मत जाना। और साथ ही कल के बेसबॉल के मैच में कौन सी टीम जीतेगी ये भी बता देता है। लेकिन तभी फ्रैंक से गलती से टेबल जल जाता है, जिसका असर जॉन के टेबल पे भी होता है। जॉन फ्रैंक को कहता है कि आपके समय में जो भी होगा उसका असर मेरे समय में भी दिखाई देगा। लेकिन फिर भी फ्रैंक को उसके बात पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो संपर्क को कट कर देता है। फिर अगले दिन फ्रैंक बेसबॉल का मैच देख रहा होता है, तो वही टीम जीतती है जिसके बारे में जॉन ने बताया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसे गोदाम में आग लगने की खबर मिलती है। फिर वो वहाँ चला जाता है, जहाँ उस गोदाम में एक लड़की फंसी हुई होती है, और उस लड़की को बचाने के लिए फ्रैंक अकेला ही अंदर चला जाता है। और वो जब उसे वापस लेकर आ रहा होता है, तो वो देखता है कि आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी फ्रैंक को जॉन की बात याद आती है, इसीलिए वो दूसरा रास्ता चुनता है और वो उस लड़की को बचाकर सेफली बाहर आ जाता है। इधर 1999 में जॉन फ्रैंक के दोस्त के साथ होता है, तभी उसको अपने फादर के साथ बिताई हुई मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो फ्रैंक के दोस्तों से कहता है कि मेरे पिता गोदाम में आग लगने की वजह से नहीं मरे थे। तो फ्रैंक का दोस्त कहता है कि उनकी मृत्यु 10 साल पहले कैंसर की वजह से हुई थी। हालांकि हमें पता चलता है कि जॉन की बात सुनकर फ्रैंक उस समय तो बच गया, लेकिन 10 साल पहले उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। फिर जॉन घर आकर फिर से रेडियो से फ्रैंक से बात करता है, जहां ये दोनों इस बार बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फ्रैंक जूलिया से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां जूलिया नर्स का काम करती है। और तभी एक डॉक्टर जैक नाम के पेशेंट को दवा देने आता है, जिस पर जूलिया उसे तुरंत रोक कर कहती है कि मैंने इसे दूसरी दवा दी है, ये दवा देंगे तो ये तुरंत ही मर जाएगा। जिसके बाद फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। वही 1999 में जॉन पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ उसका दोस्त नाइटिंगेल हत्या के बारे में उसे बताता है, जहाँ एक सीरियल किलर ने 1959 में 10 नर्सेस की हत्या की थी। एक का कंकाल अभी बरामद हुआ है, लेकिन हत्यारा अभी भी पकड़ा नहीं गया है, जिसे देखकर जॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक तो नाइटिंगेल में सिर्फ 3 हत्या हुई थी, और उसी फाइल में जूलिया की भी फाइल होती है, जिसको उस हत्यारे ने मार दिया था। फिर जॉन घबरा जाता है और घर आकर फ्रैंक से कनेक्ट करके कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर जॉन फ्रैंक से पूछता है कि आप किससे मिलने गए थे, तो फ्रैंक कहता है कि मैं जूलिया से मिलने गया था। फिर जॉन उसे समझाता है कि अगर आप उस दिन मारे जाते तो आप जूलिया से मिलने नहीं जाते, और वो हत्यारा जूलिया को नहीं मारता। और साथ ही वो पहले 3 हत्या कर चुका था, लेकिन अब वो 10 हत्या कर चुका है। और मॉम की हत्या आज से 1 हफ्ते बाद की गई है।
इसलिए मॉम के अलावा आपको उन 6 लड़कियों को भी बचाना होगा जो हमारे कारण मारी गई थी। जिसे सुनकर फ्रैंक हैरान हो जाता है। फिर जॉन फाइल देखकर डेट ऑन टाइम बता देता है हत्या की फ्रैंक को। इसलिए फ्रैंक उस लड़की से मिलने के लिए क्लब जाता है जहां हत्यारा भी मौजूद होता है, लेकिन फ्रैंक उसे देख नहीं पाता है। लेकिन फ्रैंक उस लड़की से बातें करने लगता है जिससे हत्या का समय निकल जाता है और इस कारण 1999 में जॉन के सामने से उस लड़की की फाइल गायब हो जाती है। इसके बाद वो फिर फ्रैंक से संपर्क करके अगले दिन की नर्स की हत्या के बारे में बताता है और कहता है कि उस नर्स की हत्या उसके अपार्टमेंट में 2 बजे रात को होगी। इसीलिए फ्रैंक उसको बचाने के लिए वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ हत्यारे को फ्रैंक पे शक हो जाता है। इसीलिए वो फ्रैंक से लड़ने लगता है और हमें पता चलता है कि वो हत्यारा और कोई नहीं बल्कि जैक ही था। जहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर और किसी को नहीं जैक को ही दवा दे रहा था। अगर वो उस दिन जैक को दवा दे देता तो वो मारा जाता और वो आगे की हत्या नहीं कर पाता। लेकिन अब इस गड़बड़ी से हत्यारे की जान बच गई है। अब वही जैक फ्रैंक को मार के बेहोश कर देता है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर उस नर्स को मारने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब फ्रैंक को होश आता है तो वो तुरंत ही उस नर्स के कमरे में जाता है जहां उसे उस नर्स की लाश मिलती है। अब इसके बाद फ्रैंक रेडियो से सारी बात जॉन को बता देता है। साथ ही वो जॉन को ये भी बताता है कि जैक ने उसके पर्स से ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाल लिया था। फिर जॉन फ्रैंक से कहता है कि उस पर्स में उस हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, तो आप उसको ऐसी जगह पर रख दो जिसे 30 साल तक कोई ढूंढ भी ना पाए। फिर फ्रैंक ऐसा ही करता है। फिर वो पर्स 30 साल बाद जॉन को भी मिल जाता है। फिर चेक करने पे जॉन को पता चलता है कि वो सीरियल किलर और कोई नहीं जैक है जो इस समय पुलिस में है। इसके बाद जॉन जैक के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नाइटिंगेल के सीरियल किलर हो और मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा करके तुम्हें जेल में डलवा कर ही रहूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन फ्रैंक से कनेक्ट करके कहता है कि हमें उस हत्यारे के बारे में सब पता चल चुका है और मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उसे जेल भिजवा कर रहूँगा। लेकिन तभी उसी समय फ्रैंक के घर पे साच आता है जो उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, क्योंकि फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस उस नर्स के घर पे मिला होता है। लेकिन फ्रैंक मना करता है, इसीलिए साच उसे ज़बरदस्ती लेके जाने लगता है। इसी हड़बड़ी में रेडियो नीचे गिरकर टूट जाती है। फ्रैंक पुलिस स्टेशन पहुंचकर साच को सारी बातें बताता है और कहता है कि भविष्य से मेरे बेटे जॉन ने कॉल करके मुझे बताया कि उस नर्स की हत्या होने वाली है और मैं उसे बचाने के लिए ही वहाँ गया था। और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए इस समय चल रहे बेसबॉल के मैच में कौन कैसे जीतेगा वो बताता है। लेकिन साच को इस बात पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो जूलिया से पूछताछ करने के लिए चला जाता है। साच के जाने के बाद उस कमरे में जैक आता है जो फ्रैंक को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। फिर फ्रैंक उस ऑफिसर को कहता है कि ये आदमी मुझे मारने वाला था, लेकिन वो ऑफिसर जैक के पास पुलिस की बैच देखकर उसे कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद चुपचाप जैक वहाँ से चला जाता है और जैक दोबारा आकर उस पर हमला ना करे इसीलिए वो दरवाजे के पास जूस गिरा देता है। जैसे ही जैक वहाँ आए वो उसमें कटी हुई तार गिराकर उसे बेहोश कर दे। फिर साच जब जूलिया से बात कर रहा होता है तो उसे टीवी में वही सब चीज़ें होते हुए दिखाई जाती है जो फ्रैंक ने उसे बताई थी, इसीलिए उसे फ्रैंक के बातों पे विश्वास हो जाता है। वही जैक फिर से फ्रैंक के पास वापस आता है। फिर फ्रैंक वैसा ही करता है और जैक को बेहोश कर देता है। फिर फ्रैंक जैक के ड्राइविंग लाइसेंस से उसके घर का लोकेशन का पता लगा लेता है। फिर वो वहाँ पे चला जाता है। फिर वो वहाँ पे नर्सेस के ज्वेलरी को ढूंढने लगता है, क्योंकि हत्या करने के बाद जैक नर्सेस के ज्वेलरी को लूट लेता था। फिर फ्रैंक को वहाँ पे ज्वेलरी भी मिल जाती है। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है, इसीलिए फ्रैंक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तभी घर में साज भी आ जाता है और उसे जैक के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी मिल जाते हैं। वही दूसरी तरफ जैक और फ्रैंक लड़ते हुए पानी में गिर जाते हैं, लेकिन अंत में फ्रैंक जैक को मार के पानी में डुबा देता है। फिर वहाँ पे साज भी आ जाता है। इसके बाद गोताखोर पानी में जैक के बॉडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर फ्रैंक घर वापस आकर रेडियो को ठीक करता है, जिससे 1999 में जॉन का भी रेडियो ठीक हो जाता है। फिर फ्रैंक जॉन को बताता है कि जैक मर गया, तो जॉन कहता है कि अगर से वो मर गया होता तो बाकी हत्या की फाइल्स भी गायब हो जानी चाहिए थी। फिर अचानक से जॉन पर जैक हमला कर देता है, क्योंकि उसने उसको सच्चाई बता दी थी, और साथ ही 1959 में भी जैक फ्रैंक पे हमला कर देता है। जैक फ्रैंक को बंदी बनाकर जूलिया को मारने जाता है, लेकिन फ्रैंक जैसे तैसे कर जैक को बंदूक के नोक पे ले लेता है। लेकिन जैक छोटे जॉन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जूलिया उसे धक्का दे देती है और मौके का फ़ायदा उठाकर फ्रैंक जैक के हाथ पे गोली मार देता है।
फिर जैक वहाँ से भाग जाता है और साथ ही उसी गोली के कारण 1999 में जैक का एक हाथ गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जॉन को शूट करने वाला होता है तभी वहाँ पे बूढ़ा फ्रैंक आकर जैक को गोली मार देता है। इसे देखकर जॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हमें पता चलता है कि फ्रैंक अभी तक इसलिए ज़िंदा है क्योंकि 1959 के फ्रैंक को जॉन ने बताया था कि उनकी मौत सिगरेट के कारण होगी, इसलिए आपको सिगरेट छोड़नी होगी। इसलिए उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। और साथ ही हमें पता चलता है कि 1959 में जूलिया भी नहीं मरी थी, अब जॉन का परिवार पूरा हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अरोरा बोरियालिस पूरी तरह से गायब हो जाती है। हमें पता चलता है कि इस बोरियालिस के कारण ही 30 साल पहले फ्रैंक से इस समय के जॉन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फिर जॉन और फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।